मूवीज मंच में आपका स्वागत है। यह 2009 में रिलीज हुई ऑर्फन की पूरी कहानी है। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें और घंटी पर क्लिक करें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको पता चल सके। हालांकि ऑर्फन ने बॉक्स ऑफिस पर अपने $20 मिलियन के बजट को लगभग चौगुना कर दिया और 2009 में 3 महीने में दुनिया भर में 78 मिलियन की कमाई की। फिल्म की शुरुआत गर्भवती केट कोलमैन और उसके पति जॉन के अस्पताल में प्रवेश करने से होती है, जिसे प्रसव कक्ष में ले जाया जाता है ताकि वह अपनी होने वाली बेटी जेसिका को जन्म दे सके। लेकिन जब केट को गलियारे से नीचे ले जाया जाता है तो उसे भारी रक्तस्राव होने लगता है और जब वे उसे अस्पताल के बिस्तर पर ले जाते हैं तो वे उसे बताते हैं कि उसका बच्चा मर चुका है। हालांकि केट ऐसा मानने से इनकार करती है क्योंकि वह उसे हिलते हुए महसूस कर सकती है, फिर भी उसे एक क्रूर प्रसव से गुजरने के लिए मजबूर किया जाता है। इससे पहले कि वह जागती है, यह सब सिर्फ एक बुरा सपना होता है। वह हाल ही में अपने वास्तविक जीवन में अपने मृत शिशु को जन्म देती है, जिसके कारण वह और जॉन एक बच्चे को गोद लेने का फैसला करते हैं। जैसा कि हमने उसके चिकित्सक ब्राउन के साथ उसकी बैठक के दौरान जाना, जिसके दौरान हमें केट की शराबी के रूप में पिछली परेशानियों के बारे में भी पता, घर पहुंचने पर हमने उसे उठाया और उस रात हमने उसके बेटे डैनियल से भी परिचय कराया। केट जॉन के सामने एक नए बच्चे को गोद लेने में अपनी हिचकिचाहट व्यक्त करती रही, लेकिन अंततः उसने निर्णय लिया कि वह ऐसा करना चाहती है। उसका इरादा जेसिका के लिए जो प्यार था उसे किसी ऐसे व्यक्ति को देने का था जिसे वास्तव में इसकी आवश्यकता है। इसलिए वे सेंट मारियाना के अनाथालय में लड़कियों के लिए जाते हैं, जहां उनका स्वागत बहन अबीगेल द्वारा किया जाता है, जो केट को चारों ओर देखने में मदद करती है, जबकि जॉन बाथरूम की ओर जाता है क्योंकि वह बाथरूम से वापस आ रहा होता है। हालांकि वह एक छोटी लड़की के गाने की आवाज सुनता है और एस्तेर नाम की एक बच्ची को खोजने के लिए उसका पीछा करता है और वह उसमें तुरंत रुचि लेता है, जिसमें वह प्रभावशाली मान और प्रतिभा प्रदर्शित करती है, विशेष रूप से एक कलाकार के रूप में, और केट भी उसे पसंद करती है। इसलिए वे बहन अबीगेल के साथ उसके कार्यालय में उसे गोद लेने पर चर्चा करते हैं। हमें पता चला कि एस्तेर मूल रूप से रूस से थी, लेकिन अपने पिछले परिवार के साथ अमेरिका आ गई जब तक कि वे घर में आग लगने से मर नहीं गए, जिसमें वह अकेली जीवित बची थी। हालांकि वह बहुत कुछ झेल चुकी थी। अबीगेल का दावा है कि उन्हें उसके साथ कोई परेशानी नहीं हुई। उसका वर्णन करते हुए वह लगभग एक राजकुमारी की तरह है। इसलिए केट और जॉन उसे गोद ले लेते हैं और कुछ दिनों बाद उसे घर ले आते हैं, जहां उसे परिवार के बाकी सदस्यों से मिलवाया जाता है, जिससे मैक्स और जॉन की मां दादी बारबरा पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। हालांकि डैनियल उसका प्रशंसक नहीं लगता है। जब वे उसे स्वागत उपहार दे रहे होते हैं और उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, अपने दोस्तों के साथ नग्न लड़कियों और पत्रिका देखने के लिए अपने ट्री हाउस में चला जाता है। एस्तेर बर्फ में मैक्स के साथ खेलने के लिए बाहर निकल जाती है, जिससे केट और उसकी सास के बीच तालाब के पास हुई किसी बात के बारे में बातचीत शुरू हो जाती है, जिसमें मैक्स शामिल था। जबकि केट उस रात अभी भी भारी मात्रा में शराब पी रही थी, केट और जॉन बेडरूम में कुछ मस्ती करना शुरू करते हैं, लेकिन उनकी खुशी एस्तेर अपने स्कूल के पहले दिन के लिए एक पुराने जमाने की पोशाक में तैयार होती है, जिसे देखकर डैनियल और मैक्स हंसते हैं और केट उसे कुछ और पहनने का सुझाव देती है। लेकिन एस्तेर एक उद्धरण दोहराती है जो कार्टा ने उसे उनकी पहली मुलाकात के दौरान कहा था कि अलग होने में कुछ भी गलत नहीं है। इसलिए केट हार मान जाती है और बच्चों को स्कूल ले जाती है। पहलवान तुरंत ब्रेंडा नाम की एक युवा लड़की से बदमाशी का लक्ष्य बन जाता है। स्कूल के बाद एस्तेर और मैक्स फिर से बर्फ में खेलने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन इस बार दोनों जमे हुए तालाब के ऊपर खेलते हैं, जिससे केट घबरा जाती है और उन्हें वहां से दूर जाने के लिए मजबूर करती है। इसलिए वे पास के जंगल में जाते हैं, जहां डैनियल अपनी पेंटबॉल बंदूक से कुछ पेंटबॉल शूटिंग का अभ्यास कर रहा था। पहले कुछ खिलौनों और बुलसाई लक्ष्यों पर शूटिंग कर रहा था, जब तक कि किसी कारण से एक पक्षी पर गोली चलाने का फैसला नहीं करता। जब वह लक्ष्य पर उतरता है, जिसे एस्तेर देख लेती है, वह दावा करता है कि उसे नहीं लगता था कि यह वास्तव में उसे चोट पहुंचाएगा, लेकिन वह कहती है कि अब उसे इसे इसके दुख से बाहर निकालना होगा। हालांकि वह ऐसा करने से इनकार करता है, इसलिए एस्तेर इसका ख्याल रखती है। बाद में उस रात जब एस्लर नहा रहा था, केट अपने कमरे में कुछ कपड़े धोने के लिए गई, लेकिन ऐसा करते समय उसने देखा कि उसका एक ड्रॉयर फंस गया है और जब वह अंततः उसे खोलती है तो उसे एक किताब मिलती है जिसमें एक अज्ञात व्यक्ति की तस्वीर है। जबकि वह फोटो बाहर निकालती है, वह गलती से किताब गिरा देती है, जिससे बाथरूम से गा रही एस्तेर एक पल के लिए रुक जाती है और फिर से गाना शुरू कर देती है। पहले पक्षी को मारने से डेनियल की उसके प्रति नापसंदगी और बढ़ गई है और वह स्कूल में उसे परेशान करने में हिस्सा लेने लगता है और उसकी किताबों को फर्श पर फेंक देता है। इसके अलावा वह अभी भी ब्रेंडा द्वारा परेशान की जाती है। एस्तेर स्कूल में अपने साथ बाइबिल ले जाने और उसे वापस देने से इनकार करने के लिए एस्तेर का मजाक उड़ाती है। अंततः जब एस्तेर बाइबिल उठा रही होती है तो बाइबिल के सारे पन्ने हवा में उड़कर फर्श पर गिर जाते हैं। ब्रेंडा उसके गले में बंधी रिबन को पकड़ने की कोशिश करती है तो एस्तेर प्रतिशोध में एक तेज चीख निकालती है। कीथ स्कूल के बाद उससे बात करने की कोशिश करता है कि उसे पियानो बजाना सिखाते समय क्या हुआ था, लेकिन एस्तेर के पास इसके बारे में कहने के लिए कुछ नहीं होता है। इसलिए केट उसे अपने परिवार की स्क्रैप बुक से खुश करने की कोशिश करती है, जिसमें उसने हाल ही में एस्तेर की एक तस्वीर डाली थी। हालांकि इससे वह थोड़ी खुश होती है, लेकिन इससे एस्तेर पूछती है कि जेसिका कौन है, दावा करते हुए कि मैक्स ने उसके बारे में बात की थी। इसलिए केट उसे दिखाती है कि जेसिका का समर्पण उद्यान उनकी खोई हुई बेटी की बिखरी हुई राख पर उगे सफेद गुलाबों से भरा है। उनका मानना है कि जब तक फूल उगते हैं तब तक उनका एक हिस्सा अभी भी जीवित है।
केट जॉन से एस्तेर के साथ अपने बढ़ते संबंध के बारे में बात करती है, इससे पहले कि एक बात दूसरी बात की ओर ले जाए और दोनों रसोई के बीच में इसे शुरू करते हैं। लेकिन उनका मजेदार समय एक बार फिर बाधित होता है जब एस्तेर उनके ऐसा करते समय वहां से गुजरती है। केई अगली सुबह उसके साथ इसके बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एस्तेर पहले से ही सेक्स के बारे में ज्ञान रखती है, जो केट को इतना चिंतित करती है कि वह उसे उसके बारे में अधिक जानने की उम्मीद में डॉ ब्राउनिंग के पास ले जाने का सुझाव देती है। जॉन की बात करें तो हम उसे बाद में मैक्स और एस्तेर को पार्क में ले जाते हुए देखते हैं, जहां कोलमैन के अगले दरवाजे के पड़ोसी जॉयस पैटरसन उसके पास आती है, जो उसके साथ छेड़खानी शुरू करने की कोशिश करती है, लेकिन वह विनम्रता से उसे चुप करा देता है। एस्तेर सुनती है, पहले तो उनकी बातचीत में शामिल हो जाता है, लेकिन ब्रेंडा के कारण विचलित हो जाता है, जो पार्क में खेल रही होती है। ब्रेंडा नोटिस करती है कि एस्तेर भी वहीं है और एक दो बार उसकी ओर देखती है, लेकिन कुछ समय बाद एस्तेर कहीं दिखाई नहीं देती जब तक कि वह अचानक स्लाइड के शीर्ष पर उसके पीछे प्रकट नहीं होती और उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा देती है, जिससे उसका पैर टूट जाता है। केट और जॉन उससे इस बारे में सवाल करते हैं, लेकिन एस्तेर का दावा है कि वे बस खेल रहे थे और मैक्स जो एस्तेर की ओर देखने लगा था, उसने अपने दावे का समर्थन करते हुए कहा कि ब्रेंडा बस फिसल गई थी, इसलिए वे अपना डिनर जारी रखते हैं, जिस दौरान डैनियल एस्तेर को एक सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं खाने के लिए बुलाता है। जॉन उसे अपनी बहन से माफी मांगने के लिए कहता है, लेकिन डैनियल जोर देकर कहता है कि वह मेरी बहन नहीं है। डैनियल के व्यवहार की सजा के रूप में जॉन ट्री हाउस को बंद कर देता है। केट एस्तेर के व्यवहार से अधिक चिंतित हो जाती है जब वह उसे पियानो बजाते हुए पाती है। हालांकि उसने शुरू में ऐसा किया था जैसे कि वह बजाना नहीं जानती, लेकिन जब वह जॉन के सामने यह बात लाती है तो वह इसके बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं दिखता है, यह मानते हुए कि वह बस उसके साथ समय बिताने की कोशिश कर रही थी। उनका तर्क अंततः जॉयस पैटरसन के साथ उसकी बातचीत पर बदल जाता है, जिसे एस्तेर ने स्पष्ट रूप से केट को बताया था और इस तरह से वर्णन किया था जिससे ऐसा लगे कि जॉन उस पर डोरे डाल रहा था। और यह पता चला है कि जॉन ने वास्तव में लगभग 10 साल पहले केट को धोखा दिया था, इसलिए केट के संदिग्ध हवाई ने उसे उनकी बातचीत के बारे में नहीं बताया। यह तब जॉन को पहले बताई गई घटना को सामने लाने के लिए प्रेरित करता है, जहां उसके शराब पीने से मैक्स की जान खतरे में पड़ गई थी। बहस वहां से बढ़ती रहती है, लेकिन प्रतीत होता है कि एस्तेर की खुशी के लिए, जिसकी मुस्कान अगली सुबह तक बढ़ती रही, लेकिन एक लड़का गिर गया था और उसने खुद को कैंची से घायल कर लिया था। साथ ही जिस घर में आग लगी थी उसमें उसके पिछले परिवार की मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने आगजनी का अनुमान लगाया था, हालांकि वे उस व्यक्ति को कभी नहीं ढूंढ पाए जिसने ऐसा किया था। जॉन के सदमे से यह भी पता चलता है कि एस्तेर भी इस तरह की चीजें करने में सक्षम है और इसलिए वे उसे डॉ ब्राउनिंग के पास ले जाने पर सहमत होते हैं। हालांकि एस्तेर उनकी बातचीत सुन रही थी, इसलिए वह अपनी बहन अबीगैल को उसे ले जाने से रोकने के लिए मैक्स की मदद लेती है। उसकी योजना में पेड़ के घर की चाबियां और एक हथौड़ा इकट्ठा करना शामिल है, बाहर जाने से पहले, और मैक्स को एबिगेल की कार के सामने सड़क पर धकेलना, क्योंकि वह गाड़ी चला रही थी, जिससे उसे मोड़ना पड़ा और उसे देखने के लिए अपनी कार रोकनी पड़ी। लेकिन जैसे ही वह ऐसा करती है और एक हथौड़े से उसके चेहरे पर वार करती है, जिससे वह मर जाती है, फिर उसकी हत्या का कोई भी सबूत लेकर पेड़ के घर में जाती है और उसे फर्श में छिपा देती है। और एस्तेर मैक्स को इस बारे में चुप रहने के लिए डराती है। डैनियल, जो बर्फ में खेल रहा था, उन्हें पेड़ के घर से बाहर निकलते हुए देख लेता है, इसलिए उस रात एस्तेर उसके गले पर चाकू रखती है और उसे यह बताने के लिए मजबूर करती है कि उसने क्या देखा, लेकिन वह दावा करता है कि उसने उन्हें पेड़ के घर से निकलते हुए कुछ और नहीं देखा। फिर भी वह उसे धमकी देती है। एस्तेर को अगले दिन डॉ ब्राउनिंग के पास ले जाया गया, लेकिन उनकी मुलाकात के दौरान वह जो कुछ भी कहती है उससे ब्राउनिंग को यह विश्वास हो जाता है कि केट की खराब पेरेंटिंग एस्तेर के व्यवहार का कारण है। केट पूरी तरह से भ्रमित है यह धारणा, लेकिन जॉन को लगता है कि वह जो कह रही है उसमें बहुत कुछ समझ में आता है। एक बार जब वे घर वापस आते हैं तो केट को अनाथालय से एक फोन आता है, जिसमें फोन करने वाले ने पूछा कि क्या वह जानती है कि बहन अबीगैल अभी तक क्यों नहीं लौटी है, और बाद में पुलिस को अबीगैल का शव मिल जाता है। हालांकि उनके पास कोई सुराग या संदिग्ध नहीं है। इससे केट को खुद कुछ शोध करने और रूसी अनाथालय एडजर के बारे में अधिक जानने की उम्मीद में अनाथालय से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया जाता है, लेकिन वह यह जानकर हैरान हो जाती है कि रूसी अनाथालय में उसके वहां होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। हालांकि वे कहते हैं कि वे इसकी जांच करना जारी रखेंगे। जॉन अभी भी एस्तेर के बारे में चिंतित नहीं है और केट के साथ अपने तनावपूर्ण संबंधों के बारे में बात करता है, जिसे वह मानती है कि वह उसे बहुत पसंद नहीं करती है, लेकिन जॉन उसे आश्वासन देता है कि वह उसे मैक्स और डैनियल जितना ही प्यार करता है। ये बाद में उस रात एस्तेर केट के पास जाती है और दावा करती है कि उसके पास उसके लिए एक विशेष आश्चर्य है, और वह आश्चर्य जेसिका के समर्पण उद्यान से चुने गए सफेद गुलाबों का एक गुलदस्ता हो। केट तुरंत ही भावनाओं से अभिभूत हो जाती है और एस्तेर का हाथ पकड़ लेती है और दावा करती है कि वह जानती है कि उसके लिए उन फूलों का क्या मतलब है, लेकिन एस्तेर अंततः उसके चंगुल से मुक्त हो जाती है और भाग जाती है। बच्चा जेसिका के अब नष्ट हो चुके स्मारक की ओर वापस जाता है, और जब वह इससे विचलित होती है, एस्तेर उनके औजारों के शेर में घुस जाती है और एक दबाव ढूंढती है जिसमें वह अपना हाथ डालती है और तब तक कसती रहती है जब तक वह टूट नहीं जाता। तो ऐसा प्रतीत होता है कि केते ने अपना हाथ तोड़ दिया था, इसलिए उसने उसे सोफे पर सोने के लिए कहा, जबकि वह और एस्तेर उनके कमरे में सोते हैं।
यह भावनात्मक पीड़ा लगभग केते के टूटने का बिंदु साबित होती है जब वह बाहर जाती है और शराब की कुछ बोतलें खरीदती है, लेकिन अंततः वह उनमें से कुछ भी नहीं पीने का निर्णय लेती है और अगली सुबह एक बोतल को पूरी तरह से सिंक में फेंक देती है। हालांकि केते के लिए चीजें बदतर होती जा विचलित एस्तेर अपनी कार को पार्क से बाहर ले जाती है और मैक्स के अंदर रहते हुए उसे रिवर्स में डाल देती है, जिससे कार सड़क पर पीछे की ओर लुढ़कने लगती है और अंततः बर्फ के एक बड़े ढेर से टकरा जाती है। सौभाग्य से मैक्स को कोई चोट नहीं लगती और यह घटना उसके जॉन और डॉ ब्राउनिंग के बीच टकराव का कारण बनती है, जिसके दौरान वे एस्तेर द्वारा पाई गई और उन्हें दी गई शराब की बोतल भी उठाते हैं और उसे पुनर्वास केंद्र जाने का सुझाव देते हैं, लेकिन वह दावा करती है कि उसने लगभग 1 साल से शराब नहीं पी है। हालांकि जॉन को उसकी बात पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं मिलता और वह उसे पुनर्वास केंद्र में जाने के लिए 1 सप्ताह का समय देता है या वह बच्चों के साथ जा रहा है, लेकिन केट अब बच्चों को एस्तेर के आसपास नहीं छोड़ने वाली है, इसलिए वह उस रात उनके साथ जाने का प्रयास करती है। लेकिन जब वह मैक्स को लेने जाती है तो वह उसके कमरे में एस्तेर से मिलती है, जो पूरी तरह से अपना मुखौटा उतार देती है। केट कहती है कि वह उसे अपने बच्चों को चोट पहुंचाने की अनुमति नहीं देगी, लेकिन एस्तेर का दावा है कि अगर किसी को उन्हें खतरे में डालने के लिए जाना जाता है तो वह केट की डायरी से विवरण के प्रतिशोध लेने में असमर्थ है, क्योंकि उसके पास एस्तेर के सच्चे इरादों को साबित करने के लिए कुछ भी ठोस नहीं है। इसलिए वह अगले दिन उसके कमरे में घुस जाती है। उसे वह बाइबिल मिलती है जो उसे पहले मिली थी, जिसके अंदर अब उसे सरन संस्थान का लोगो भी मिलता है। वह उन्हें यह विश्वास दिलाते हुए फोन करती है कि यह वास्तविक रूसी अनाथालय है जहां से एस्लर को पहली बार गोद लिया गया था, लेकिन यह जानकर हैरान हो जाती है कि यह अनाथालय नहीं बल्कि एक एस्टोनियाई मानसिक संस्थान है। इस बीच डैनियल ने आखिरकार एस्तेर के बारे में कुछ करने का साहस जुटाया है और मैक्स को एस्तेर की गलत हरकतों के बारे में बताने के लिए मना लेता है, जो फिर उसे बहन अबीगैल के साथ हुई घटनाओं के चित्र दिखाता है और उसे बताता है कि सबूत ट्री हाउस में है। वह सबूत इकट्ठा करने की योजना बनाता है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि एस्तेर उनकी बातचीत सुन रही थी। इसलिए जब वह अगले दिन वहां जाता है तो वह उसके पीछे पीछे जाती है और उसे अंदर फंसा देती है, इससे पहले कि पूरे ट्री हाउस में आग लग जाए। साथ ही सबूत भी वह खिड़की से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है और ट्री हाउस के शीर्ष पर पहुंच जाता है, लेकिन अंत में नीचे जमीन पर गिरता है। वे उसे अस्पताल ले जाते हैं जहां पता चलता है कि सौभाग्य से उसे केवल गर्दन में गंभीर चोट लगी है और वहां केट ने जॉन को जो कुछ भी सीखा था उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अभी भी इसमें से किसी का भी कोई मतलब नहीं मानता है और केट पर दोष मरना जारी रखता है। इसलिए वह उससे एक सौदा करती है और दावा करती है कि वह तब तक चली जाएगी जब तक एस्तेर भी चली जाती है। इस बीच एस्तेर दादी बारबरा को वेंडिंग मशीन के लिए $1 उधार देने के लिए मना लेती है, जो बदले में उसे डैनियल के कमरे में जाने का अवसर देती है, जिसमें वह एक तकिए से उसका दम घोंटना शुरू कर देती है। अंततः मैक्स को एहसास होता है कि वह क्या करने गई है और अपने माता पिता का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा लगता है कि जब तक वे वहां पहुंचते हैं कि डेनियल ठीक हो जाएगा और कुछ दिनों में घर वापस आ जाएगा। इसलिए वह बच्चों को रात के लिए घर ले जाएगा, जिसमें एस्तेर भी शामिल है। जब वे घर पहुंचते हैं तो जॉन मैक्स को बिस्तर पर लिटा देता है और जब वे गुड नाइट कह रहे होते हैं एस्तेर कमरे में प्रवेश करती है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपनी बहन को भी गुड नाइट कहने आई है, लेकिन उन दोनों में से किसी को भी पता नहीं होता है। वह छिपकर मैक्स का हियरिंग एड पकड़ लेती है जब वह जॉन को छोड़कर जाती है, फिर नीचे जाती है और कुछ ग्लास वाइन पीती है, जब तक कि अंततः एस्तेर उसके पास नहीं पहुंचती है, जो इस अवसर के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। जॉन एस्तेर के पहनावे से बहुत भ्रमित है, लेकिन वह इतना नशे में है कि वह इसके बारे में ज्यादा नहीं सोच पाता है। लेकिन दोनों के आई लव यू कहने के बाद एस्तेर उस पर वह एक अच्छा पिता और पति होने के साथ साथ एक सुंदर आदमी भी है। यह बात जॉन को पूरी तरह से डरा देती है और वह उसे अपने कमरे में जाने के लिए चिल्लाता है और दावा करता है कि वह अब इस सब को नहीं झेल सकता है। इसलिए वह अपने कमरे में घुस जाती है तो हम अस्पताल में केट को देखते हैं, जो स्टान संस्थान से डॉ बरवा के फोन कॉल से जागती है, जो बताती है कि एस्तेर उनकी पूर्व रोगी थी, इससे पहले कि वह यह भी बताए कि हालांकि एस्तेर एक बच्ची लगती है, वह वास्तव में लीना क्लेमर नाम की एक 33 वर्षीय महिला है, जो हाइपोपिट्यूटारिज्म नामक एक दुर्लभ विकार से पीड़ित है, जो बौनापन का कारण बनता है। उसने स्पष्ट रूप से 7 लोगों को मार डाला था जिनके बारे में वे जानते थे और वह उनकी सबसे हिंसक रोगियों में से एक थी। यह सब सुनकर केट तुरंत घर वापस आती है और पुलिस को बुलाती है, लेकिन हम देखते हैं कि एस्तेर ने पहले ही अपनी कलाई और गर्दन से रिबन उतार दिए हैं, साथ ही अपने नकली दांत और मेकअप भी उतार दिया है। जॉन उसके कमरे में जाता है और उस पर चिल्लाने के लिए माफी मांगता है। वह कहीं नहीं मिलती और इसके बजाय उसे दीवारों पर हिंसा और सेक्स की उसकी स्पष्ट पेंटिंग मिलती है, जो सामान्य प्रकाश में छिपी हुई थी। लेकिन जब वह नीचे आता है, घर की बिजली अचानक बंद हो जाती है, इससे पहले कि एस्तेर उस पर छाया से हमला करती है, जो उसे बार बार चाकू मार देती है। इससे पहले कि उसका ध्यान मैक्स पर जाता, जो सीढ़ियों के ऊपर से पूरी घटना को देखता है, क्योंकि मैक्स पास की एक कोठरी में भाग जाता है। केट अंत में घर की तरफ से टकराते हुए घर पहुंचती है। इससे पहले कि वह फर्श पर जॉन की बेजान बॉडी पाती है, वह फिर मैक्स की तलाश में ऊपर की ओर भागती है, लेकिन जैसे ही वह देख रही होती है उसे एस्तेर द्वारा खिड़की से गोली मार दी जाती है, जिसने उनकी तिजोरी से बंदूक छीन ली थी। वह फिर काम खत्म करने के लिए केट का पीछा करती है, लेकिन केट एक खिड़की से निकलकर उनके ग्रीन हाउस की कांच की छत पर जाकर उससे बचने में कामयाब हो जाती है, जिसके अंदर केट देखती है कि मैक्स भी एस्तेर के पास आ गया था। ग्रीन हाउस में प्रवेश करना शुरू कर देता है, इसलिए केट अपना ध्यान वापस अपनी ओर खींचती है। उन्हें लगता है कि वे सुरक्षित हैं। एस्तर एक बार फिर प्रकट होती है और केट को वापस जमे हुए तालाब में गिरा देती है। वह उस पर चाकू से कई वार करती है और ऐसा लगता है कि वह उसे मारने वाली है,
लेकिन उसके प्रयास को मैक्स विफल कर देता है, जो बंदूक पकड़ने और चलाने में कामयाब हो जाता है। दुर्भाग्य से वह केवल उनके नीचे जमे हुए मोहरे को ही मारती है, जिससे बर्फ टूट जाती है और वे पानी के नीचे गिर जाते हैं। एस्तर अभी भी केट को पकड़ने में कामयाब हो जाती है, लेकिन केट चेहरे पर एक कठोर कोहनी मारकर भागने में सफल हो जाती है। हालांकि यह उसे नीचे रखने के लिए अभी भी पर्याप्त नहीं है और वह केट के पैर को पकड़ लेती है, लेकिन केट उसे एक और कठोर शॉट के साथ हमेशा के लिए नीचे गिराने में सक्षम होती है। जैसे ही एस्तेर तालाब के तल पर तैरती है, केट और मैक्स आखिरकार पुलिस तक पहुंचने और भागने में सक्षम होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया या यह किसी भी तरह से मददगार लगा तो लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें।